हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अमेरिका ईरान तनाव। अब हम इसमें बात करेंगे आखिर अमेरिका ईरान तनाव का कारण क्या है और भारत में इसके क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, या फिर भारत में दोनों देशों के साथ कैसे संबंध है और क्या क्या फ़ायदा भारत को दोनों देशों से होता है। तो अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। ईरान की सेना की वैचारिक शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी ने शनिवार को कहा कि देश युद्ध के लिए तैयार है। सलामी ने टिप्पणी शनिवार को IRGC मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों और निदेशकों के साथ एक बैठक के दौरान की, जहां उन्होंने पिछले फारसी वर्ष 20 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला था जो पर विचार किया और इसे गहन और कठिन उथल पुथल से भरा बताया। ईरानी अधिकारियों की ओर से इसी तरह की भावनाओं को प्रतिध्वनित करने वाले बयान ऐसे समय में आए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव नीति के तहत ईरान को धमकी दी कि यदि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत नहीं की तो वो उस पर बमबारी कर देंगे। यहाँ पर आपको ये न्यूज़ देख रहा होगा, ये लिया था मैंने रोया न्यूज़ से। अब हम बात करते हैं अमेरिका ईरान में तनाव के क्या कारण हैं। दरअसल ईरान का इस्लामी गणतंत्र एक क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित है जो पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है। जैसे कि जैसी सोच अमेरिका की है तो वो उन विचारधाराओं का विरोध करता है, विशेषकर अमेरिका का, जिसे वो एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में भी देखता है। ईरानी नेता अक्सर अमेरिका के खिलाफ अपनी बयानबाजी को अहंकारी शक्तियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में पेश करते हैं, जो कि ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करना चाहते हैं। यानी कि जो ईरान है उसका मानना है कि बार बार अमेरिका उसकी जो देश है तो वहाँ पर बार बार हस्तक्षेप करता है। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 52 अमेरिकी बंधकों को 444 दिनों के लिए बंधक बना लिया गया था। इस घटना ने ईरान को हमेशा के लिए अमेरिका का दुश्मन बना दिया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट किया था और मोहम्मद मोसादेक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। इस घटना ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बहाल कर दिया, जिससे ईरानियों में अपने घरेलू मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के प्रति व्यापक आक्रोश फैल गया था। मोहम्मद रजा पहलवी को अमेरिका समर्थक भी माना जाता है। कुछ वैचारिक मतभेद भी इसके कारण थे, जैसे कि ईरान का इस्लामी गणतंत्र एक क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित है जो कि पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है, विशेषकर अमेरिका का, जिसे वो एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में भी देखता है। ईरानी नेता अक्सर अमेरिका के खिलाफ अपनी बयानबाजी को अहंकारी शक्तियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में पेश करते हैं, जो कि ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसा मानना है ईरान का। 1980 और 1990 के दशक के दौरान अमेरिका ने ईरान पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए, मुख्य रूप से आतंकवाद के समर्थन और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण। इस अवधि में ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग होते देखा गया, जिससे उससे अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अब कुछ क्षेत्रीय नीतियां भी इसका कारण थी, जैसे कि जो ईरान है उसकी क्षेत्रीय नीतियों और कार्रवाइयों ने इस दुश्मनी को और भी ज़्यादा गहरा किया, जैसे उग्रवादी समूहों को समर्थन देना भी उनमें से एक है। ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे समूहों का समर्थन करता है जो क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों, विशेषकर इजराइल के सीधे विरोध में। अमेरिका इस समर्थन को अपने और अपने सहयोगियों के हित के लिए अस्थिर करने वाला और खतरा भी मानता है। कुछ ट्रंप के प्रतिबंध है, जैसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रिश्ते फिर से तेजी से बिगड़ गए थे, जिससे ट्रंप ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं और लगाए भी थे उन्होंने। ये कदम ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों और उसके मिसाइल कार्यक्रम पर चिंताओं से प्रभावित था, जिससे शत्रुता और ज़्यादा बढ़ गई थी और क्षेत्र में सैन्य टकराव भी हुआ था। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को प्रत्यक्ष खतरे के रूप में देखता है, जिससे प्रतिबंध और सैन्य रुख कड़ा हो सकता है। परमाणु संपन्न ईरान का डर अमेरिकी विदेश नीति का एक केंद्रीय विषय रहा है, जो कि प्रतिकूल संबंधों को मजबूत भी करता है। अमेरिका की घरेलू राजनीति भी इसका कारण है, जैसे कि इजराइल समर्थक लॉबिंग समूह और सैन्य औद्योगिक समूहों का प्रभाव अक्सर ऐसी नीतियों को आकार देता रहता है जो कि राजनयिक जुड़ाव की संभावना की परवाह किए बिना ईरान को एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। इसके अलावा अगर 2023 तक की बात करें तो क्षेत्र में सैन्य तैनाती और JCPOA को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही बातचीत के कारण तनाव अधिक बना था और ईरान ने अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया। कुल मिलाकर ईरानी घरेलू राजनीति और अमेरिका की अपनी विदेश नीति के फैसलों से इस दुश्मनी को बल मिलता है। इसी से अविश्वास और शत्रुता आज भी कायम हमको देखने को मिलती है। दोनों के बीच में दुश्मनी साल 2019 में उस समय चरम पर पहुंच गई जब पेंटागन यानी कि जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है उसने हवाई हमले का आदेश दिया, जिसमें ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी।
अब भारत के लिए ईरान का कुछ रणनीतिक महत्व है, यानी कि जो भारत है उसके लिए ईरान क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसकी अवस्थिति के कारण। जो ईरान है वो फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। संपर्क की बात की जाए तो ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत को पाकिस्तान के माध्यम से स्थल मार्ग का उपयोग करने की अनुमति के अभाव में अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणराज्यों तक संपर्क के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जैसा आपको पता होगा चाबहार जो पोर्ट है उसके तहत। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए तो इसके पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक मौजूद है। भारत ईरान महत्वपूर्ण समझौते भी वह हैं, जैसे कि 1983 में भारत ईरान संयुक्त आयोग की शुरुआत हुई थी। 2001 में समझौता ज्ञापन हुआ था, एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। 2015 में चाबहार बंदरगाह में भारत की भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ था और 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा के दौरान अनुबंध पर भी हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर है ईरान की लोकेशन जो इधर है पर्शियन गल्फ, इधर आता है अरेबियन सिल्फ, यहाँ पर आता है गल्फ ऑफ अदन एंड यहाँ पर रेड सी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये मध्य एशिया के लिए एक रास्ता देता है, साथ ही साथ यूरोपीय देशों में जाने के लिए भी एक अच्छा मार्ग हो सकता है। यहाँ पर आपको चाबहार जो मतलब पोर्ट है उसकी लोकेशन भी दिख रही है, ये वाला है चाबहार पोर्ट की लोकेशन जो कि ग्वादर पोर्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और जो चाबहार पोर्ट है ये साथ ही साथ मध्य एशिया के साथ अफगानिस्तान में व्यापार का नया मार्ग के एक विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से मतलब यूरोपीय देशों में भी व्यापार करने का एक नया मार्ग हमें और मिल सकता है। अब हम बात करेंगे भारत अमेरिका राजनीतिक महत्व की। सबसे पहला है रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग। भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार यानी कि एमडीपी का दर्जा दिए जाने तथा एसटीए 1 में शामिल किए जाने से उच्च तकनीक रक्षा व्यापार में सुविधा होगी, जिसमें F-35 लड़ाकू विमानों तक संभावित अभिगम भी शामिल है। ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस यानी कि ASIA और एंड्यूरियल इंडस्ट्रीज एवं महिंद्रा ग्रुप और L3 हैरिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समझौते AI संचालित रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जेवलिन मिसाइलों और स्ट्राइकर व्हीकल्स जो कि वर्ष 2025 की खरीद तथा विस्तारित टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेवा अभ्यास बढ़ती हुई अंतर संचालन क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए व्यापार और निवेश की तो दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन तक पहुंचाना है, जिसमें बाजार अभिगम, टैरिफ और आपूर्ति श्रृंखला समुत्थानशीलता जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करना भी शामिल है। वर्ष 2025 तक नियोजित द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी कि BTA निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाएगा, टैरिफ को कम करेगा और विनियमन को आसान बनाएगा, विशेष रूप से कृषि, ICT और औद्योगिक वस्तुओं में। भारत ने बॉर्बन मोटरसाइकिल और ICT उत्पादों पर टैरिफ कम किया, जबकि अमेरिका ने भारतीय आम अनार और फार्मा उत्पादों तक बाजार अभिगम में सुधार किया। लगभग 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 अरब का निवेश किया, जबकि टेस्ला और माइक्रॉन जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना विस्तार कर रही हैं। अमेरिका भारत को कच्चा तेल, LNG और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है और जनवरी-नवंबर 2024 के दौरान भारत ने अमेरिका से 5.12 मिलियन टन LNG आयात किया था, जो कुल LNG आयात का 20% है। दोनों देश के यूनाइटेड इंडिया ट्रस्ट पहल 2025 के तहत AI, अर्धचालक, क्वांटम और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे इंडस इनोवेशन हो गया जो कि वर्ष 2025 का है, तो इसका मंच निजी क्षेत्र के नवप्रवर्तन को बढ़ावा देता है और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए इंडस एक्स को भी बढ़ावा देता है। साल 2023 में माइकन ने भारत में चिप इंफ्रास्ट्रक्चर में $825 मिलियन तक के निवेश की भी पुष्टि की थी। इसके अलावा भारत और अमेरिका में मानव अंतरिक्ष उड़ान और ग्रहों में नासा इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष सहयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। निसार सैटेलाइट 2024 पृथ्वी पर होने वाला एक ऐसा समूह है जो डिजिटल मार्केटिंग में सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को वर्ष 2025 में नासा इसरो XIOM मिशन 4 पर भेजा गया था और नासा के साथ आर्टेमिस एक्रिएटिव यानी कि जो 2023 में भारत का प्रवेश प्रगाढ़ घटता को दर्शाता है। अमेरिका भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का भी समर्थन कर रहा है। IIT काउंसिल एसोसिएशन और ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने वर्ष 2023 में इंडो US ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगर आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो भी भारत से ही जाते हैं। तो यहाँ पर रहा अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी ये साइड है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर आता है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर आता है पैसिफिक ओशियन
और इसके ऊपर से इसकी बाउंड्री लगती है कनाडा के साथ और नीचे से लगती है मैक्सिको के साथ। तो मुझे लगता है कि आज का आप चैप्टर समझ गए होंगे, सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे और आपको क्लासेस अपडेट और PDF भी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप ऐसे कंटेंट को देखते रहें। थैंक्स टू वॉचिंग।